Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 2, Solving a Biological Problem. अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो कंटेंट्स हैं बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या डिस्कस करेंगे वो है साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of the scientific process. ये हैं कॉन्सेप्ट्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करने के बाद जो एक पूरा साइंटिफिक मेथड होता है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Science is a systematic study of nature and how it affects us and the environment. It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. साइंस एक छोटी फील्ड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, और इसमें हम डिस्कस करते हैं नेचर को और किस तरीके से एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है नेचर पर, और इसके साथ साथ जो जो चेंजेस आते हैं और हम किस तरीके से एक्यूरेटली डिस्कस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर तरीके से और बेहतर टूल्स को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं न्यू जो भी डिस्कवरीज़ होती हैं। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। और सबसे जो बेहतरीन तरीका है इनको स्टडी करने का, एक प्रोसेस है वो है साइंटिफिक मेथड, कि किस तरीके से साइंटिस्ट पहले एक चीज़ को स्टडी करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद वो उस चीज़ को एक मेथड में तब्दील करते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस और वो मेथड कहलाता है साइंटिफिक मेथड। अब जो सबसे पहला यहाँ पर है बायोलॉजिकल मेथड, ये यहाँ पर सीरीज़ में है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड, एज यू नो दैट बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग अ hypothetical answer about living things is called biological method। और इसी तरीके से टेस्ट करना नई चीज़ों को, ये सब बायोलॉजिकल मेथड में आता है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं या साइंटिस्ट कोई भी चीज़ लेते हैं, सबसे पहले उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बहुत सारे, और फिर उसके बाद जाकर कहीं ऑब्ज़र्वेशन जब कंप्लीट होती है, टेस्ट भी हो जाता है, तो हाइपोथेसिस बनती है। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर एक चार्ट गिवन है, उस चार्ट में सबसे पहला लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं कि ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। उसके बाद हाइपोथेसिस, अब जो हमने ऑब्ज़र्व किया है हमें उसे लिखना ज़रूरी है रिटन फॉर्म में, और रिटन फॉर्म में हम उसे कहेंगे हाइपोथेसिस। उसके बाद है टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है और होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये दो रीजनिंग हैं, ये टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट, फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रीजनिंग के बाद, और उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन हमें मिल जाती है, हमारे पास एक डेटा पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम उस डेटा से हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस के बाद वो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है थ्योरी। जब हर चीज़ प्रूव हो जाती है एक्सपेरिमेंटली तौर पर, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चंस का सेट होता है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। बेसिकली प्रॉब्लम है, हमें उसे सॉल्व करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर एक चीज़ है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड तो हम उसे सॉल्व करें। तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो वो कहलाती हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
These problems can be environmental, ecological, health related, etc. और ये problems कुछ भी हो सकती हैं बायोलॉजी में, मीन्स के इकोलॉजिकल भी, environmental भी, health से related भी. No matter the types of problems are being studied, scientists use the same problem solving method to find answers that are logical and supported by evidence. और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम की टाइप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड साइंटिफिक मेथड ही होता है, और एक ही मेथड होता है जिससे हम जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, और उस मेथड में एविडेंस भी आ जाते हैं कि हमें सबूत देने होते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ठीक है, मीन्स कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, प्रूफ करनी होती है अपनी बात. हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया. अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मलेरिया की. द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज़. ये एक ऐसा ख़तरनाक डिज़ीज़ है जिससे मौत वाक़ई हो जाती है, और ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सेंचुरीज़ से ये डिज़ीज़ है. यू आर फैमिलियर विद द डिज़ीज़ ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो. और ये डिज़ीज़ फैलता है फीमेल एनोफिल मॉस्कीटो के बाइट से, मच्छर के काटने से. प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज अननोन. और पहले जो वजह थी मलेरिया की वो किसी को पता नहीं थी. इट वॉज थॉट दैट द मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय बैड एयर. और ये सोचा जाता था कि जो गंदी हवा है, पॉल्यूटेड एयर है, उससे हमें मलेरिया लगता है. लैटिन वर्ड मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, मीन्स कि जो उसका नाम है मलेरिया, उसी से इन्होंने ड्राइव किया था कि बैड एयर के थ्रू ये मलेरिया कॉज होता है. दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द रीज़न ऑफ मलेरिया. और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब साइंटिफिक मेथड के थ्रू साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कॉज के बारे में बताया कि मलेरिया बेसिकली किस चीज़ से हमें लगता है. उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट स्टेप इज़ to identify the reason of problem, followed by formulation of a question about what has been observed. The solution of biological problem start with observation. सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन. और ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई भी चीज़ हो, अगर हमें उसके बारे में डिस्कस करना है तो हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो चीज़ है क्या. तो ज़रूरी होता है ऑब्जर्वेशन करना, और ये पहला स्टेप ही होता है, क्योंकि इनिशियल में ही हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो हम उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. Your observation can be on anything from plant movement to animal behavior. और ये कुछ भी हो सकती है. प्लांट से रिलेटेड तो प्लांट मूवमेंट हो गई, एनिमल से रिलेटेड तो एनिमल बिहेवियर हो गया, और कुछ भी हो सकता है. एन ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस. और ये ऑब्जर्वेशन कैसे मिलती है हमें? हमारे सेंसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से भी, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव. दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं. अब यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट भी बना हुआ है जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव दिखाया हुआ है कि जो ऑब्जर्वेशंस हमें मेजर करने के बाद मिलती हैं वो होती हैं क्वांटिटेटिव, और जो हम देख रहे हैं अपने सेंसेस की मदद से तो वो होती हैं हमारी क्वालिटेटिव. मीन्स कि क्वालिटेटिव में ये आ जाता है कि हम देख लेते हैं कलर क्या है उसका, फिज़िकल तौर पे जो उसकी अपीयरेंस है वो क्या है, और क्वांटिटेटिव में हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं. तो ये दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं. In 1880, a French physician Leon studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it and named as plasmodium. अब यहाँ पर 1880 की बात बताई जा रही है कि एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम लेवरॉन था. उसने स्टडी की ब्लड सैंपल को, जो मलेरिया पेशेंट था उसका, और माइक्रोस्कोप में उसने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि बहुत छोटे छोटे से क्रिएचर्स हैं जो यहाँ पर एक ब्लड सैंपल है, और वो बना हुआ है कि प्लाज्मोडियम है ब्लड सैंपल में. यहाँ पर जो पिक्चर हमारे पास है उसमें ये शो हो रहा है प्लाज्मोडियम. सो द ऑब्जर्वेशन वॉज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. तो ये बात क्लियर हो गई कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है ब्लड सैंपल में जो मलेरिया पेशेंट्स होते हैं. देन उसके बाद है हाइपोथेसिस, जो सेकंड स्टेप है. हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. ये एक की कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है साइंटिफिक प्रोसेस का. इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. और ये एक इंटेलिजेंट गैस इसलिए कहा है क्योंकि
जो एक ऑब्जर्वेशन के बाद होता है कि आई गेस कि ऐसा है तो ये पॉसिबल हो सकता है, मींस पॉसिबिलिटीज़ को हम जब डिस्कस करते हैं अपनी थिंकिंग में, थॉट्स अपनी ज़ाहिर करते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो हाइपोथेसिस होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद ही लिखी जाती है कि जब टेस्ट कर ली जाती है कोई चीज़ तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि हमारे ख़्याल में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम हाइपोथेसिस में डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। योर हाइपोथेसिस मस्ट बी आइदर सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। अब कुछ भी हो सकता है हाइपोथेसिस में आपका, मे बी के जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जो बात आप डिस्कस कर रहे हो वो बिल्कुल वैलिड और प्रूफ हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस बात को प्रूफ ना कर सको, वो फॉल्स हो जाए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सी चीज़ बिल्कुल ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल द मलेरिया केस, एन इंटेलिजेंट गैस इज़ मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब जैसे मलेरिया में ऑब्जर्वेशन थी कि पहले ये बताया गया कि बैड एयर, ये मानना था कि बैड एयर की वजह से मलेरिया कॉज होता है, लेकिन उसके बाद जब ऑब्ज़र्व किया गया तो फिर ये थिंकिंग चेंज हो गई और फिर पता चला कि जो प्लाज्मोडियम है उससे मलेरिया कॉज होता है। बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस, लेकिन ये जस्ट एक गैस है जो कि हाइपोथेसिस के थ्रू प्रूफ की गई, ये बात एक्सपेरिमेंट किया गया है और प्लाज्मोडियम को देखा गया है ब्लड सैंपल में। देन हमारे पास स्टेप आता है थर्ड स्टेप, जो कि है रीजनिंग। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग होती है कि ऐसा है तो क्यों है और कैसे है। तो उस रीजनिंग की भी दो टाइप्स होती हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। सबसे पहले इंडक्टिव की बात करें हम, तो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मीन्स के इंडक्टिव रीजनिंग में हम इंडक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक बात है तो उसका हम जनरल जो कॉज होता है वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है शार्क इज़ अ फिश, मीन्स कि स्पेसिफिक बात ये हो गई कि शार्क है, और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए मीन्स कि शार्क इज़ अ फिश, तो जनरल बात भी हमने बता दी कि फ़िश है। ऑल फिशेस हैव स्केल्स देयरफॉर शार्क्स ऑल्सो हैव स्केल्स, ये बात भी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई कि एक स्पेसिफिक बात से हम चले गए जनरल की तरफ। उसके बाद आ जाती है डिडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एक आम बात से हम किसी खास और स्पेसिफिक बात की तरफ जब मूव करते हैं तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ दैन स्टेटमेंट, मीन्स के ये बेस करती हैं स्टेटमेंट पे कि अगर ऐसा होता, लेकिन, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। मीन्स कि हम डिडक्ट करते रहते हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं, और जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं हम उन्हें नोटिस करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, और ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट की जाती है, और ये ज़्यादा वैलिड होती है क्योंकि ये स्पेसिफिक बात होती है। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिटेक्शन इज़ मेड। अब अगर हम मलेरिया की बात करें तो जो डिटेक्शन है वो क्या है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो इट मीन्स कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके पास प्लाज्मोडियम है, तो ये एक स्पेसिफिक बात हो गई, जनरल बात नहीं है इसमें कोई। तो इट मीन्स कि डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।